Good morning and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is daily newspaper video. इस वीडियो में हम आज के द हिंदी न्यूज़पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. शुरुआत करेंगे आज के हमारे फ्रंट पेज पे. हमें जो हमारा पहला आर्टिकल मिलता है दैट इज़ रिलेटेड टू बिहार्स कास्ट सेंसस. सो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने अपना कास्ट सर्वे रिलीज़ किया है जिसमें मेन फाइंडिंग ये आई है कि अगर हम बिहार की पॉपुलेशन देखें तो उसमें से 63% पॉपुलेशन ओबीसी विच इज़ अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से कॉन्स्टिट्यूटेड है. नाउ ये आर्टिकल मेनली डिटेल्स डिस्कस नहीं कर रहा, रादर सुप्रीम कोर्ट में बिहार गवर्नमेंट और ये जो कास्ट सर्वे जो रिलीज़ हुआ है इसे लेकर एक पिटिशन चल रही है. जहाँ पे मेन इशू जो है वो ये है कि जो डाटा कलेक्ट किया गया था इस कास्ट सर्वे के लिए वो अनलॉफुली कलेक्ट किया गया है. लेकिन अभी तक कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है. लेकिन क्योंकि हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने ये सर्वे रिलीज़ कर दिया तो पिटिशनर ने रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट को कि आप स्टे लगा दीजिए इस बिहार का सर्वे के ऊपर. तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते कोई भी डिसीजन लेने के लिए. हाँ, अगर कोई इशू है डाटा को लेकर, अगर कोई इशू है तो वो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे. बट एज ऑफ नाउ कि क्योंकि अभी इसका जो लीगैलिटी है वो पेंडिंग है, इसके बेसिस पे वी कैन नॉट पुट स्टे ऑन द रिलीज ऑफ दिस डाटा. और साथ ही में कहा गया है कि यहाँ पे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं हुई है, किसी तरह की प्राइवेसी यहाँ पे अफेक्ट नहीं हो रही है. सो जब हम कंसिडर करेंगे कि डाटा कैसा था तब हम देखेंगे. लेकिन एज ऑफ नाउ हम बिहार गवर्नमेंट के ऊपर इस सेंसस के रिलीज पे स्टे नहीं लगा सकते. तो एक ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस इशू को लेकर अभी क्या हमारे पास स्टेटमेंट आई है. मूविंग अहेड, हमारा अगला आर्टिकल नोबल पीस प्राइज़ के बारे में है. नाउ एज वी ऑल नो, हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से नोबल प्राइजेस जो हैं वो अनाउंस हो रहे हैं. एंड नाउ नोबल पीस प्राइज़ अनाउंस हो चुका है एंड दिस अवार्ड गोज़ टू ईरान्स एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी. नाउ ईरान में विमेन राइट्स को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, इवन डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट एक कंपेन रन करती हुई नरगिस मोहम्मदी को नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड दिया गया है. शी इज़ द लीडिंग लाइट फॉर द नेशन वाइड प्रोटेस्ट, जो विमेन लेड प्रोटेस्ट ईरान में हुआ. बेसिकली पिछले साल हमने ये देखा कि जो प्रोटेस्ट के दौरान एक 22 ईयर ओल्ड वेमेन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद ये जो प्रोटेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. एंड उस पूरे प्रोटेस्ट की लीडिंग लाइट नरगिस मोहम्मदी हैं. नाउ यहाँ पे नोबल पीस प्राइज़ मिलना, ये कह लीजिए कि एक तरह की रिकग्निशन है फॉर दिस इम्पॉर्टेंट वर्क दैट नरगिस मोहम्मदी हैज़ डन टू दिस होल मूवमेंट इन ईरान. एंड नरगिस मोहम्मदी 19th वुमेन हैं जिन्हें कि नोबल पीस प्राइज़ मिला है. और ईरान की बात करें तो ईरान में शी इज़ सेकेंड ईरानियन विमेन टू रिसीव द नोबल पीस प्राइज़. इससे पहले शिरिद अबादी को ये अवार्ड मिला था इन 2003. तो ईरान की सेकेंड विमेन हैं जिन्हें कि ये पीस प्राइज़ मिला है और आज तक 19th विमेन हैं जिन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला है. मूविंग अहेड, आज हमारे न्यूज़पेपर में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है विच इज़ टचिंग द एस्पेक्ट ऑफ अलाइनिंग हायर एजुकेशन विद यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. कि किस तरह हमें हमारी हायर एजुकेशन को यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन करना है. नाउ वी ऑल नो कि यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं SDGs, ये 17 गोल्स हैं. और इन 17 गोल्स में अलग अलग टारगेट्स होते हैं जो कि टोटल 169 टारगेट्स हैं, जिन्हें कि हमारे जितने भी UN के मेंबर कंट्रीज़ हैं, 193 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन सब ने एग्री किया है कि येस, हम इन गोल्स को बाय द एंड ऑफ 2030 अचीव करेंगे. ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, दीज आर मैटर ऑफ अर्जेंसी. ये ऐसे एक्शंस हैं जो कि हर एक कंट्री ने लेने हैं, चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री है चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री है, जिससे कि हम
पूरे वर्ल्ड में पावर्टी को एंड कर सके, हम सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करें, जो हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें यहाँ पे कम कर दें। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करते हैं तो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा, एजुकेशन इम्प्रूव होगा, जो इनइक्वालिटी है वो कम हो जाएगी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। नाउ 8 साल हो चुके हैं जब से हमने इन सस्टेनेबल गोल्स का टारगेट सेट किया है, और अभी रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2023 आई है। इस रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया है कि भाई इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो रही है, एंड इस पे बहुत सारे फैक्टर्स ने अफेक्ट किया है। एक तो कोविड आ गया, कोविड के प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स अभी तक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। देन अभी लेटली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी जो इसका जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, एंड ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी कंपैरेटिवली वीकन अप हुई है। ऑल दीज फैक्टर्स हैव अफेक्टेड द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसकी वजह से वी आर सीइंग द स्लो प्रोग्रेस इन दिस सेम। नाउ ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि कोई एक कंट्री या दो कंट्री, हर एक कंट्री की अगर हम प्रोग्रेस देखें तो सबकी प्रोग्रेस इस पर्सपेक्टिव में स्लो ही रही है, एंड ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में। जो LDC कंट्रीज़ हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस स्लो हो चुकी है। इंडिया की अगर हम बात करें, हालांकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है वो हमने सेफली मैनेज किया, बट स्टिल वी हैव इवन सॉर्टेड डाउन टू द चैलेंजेस विद पैंडेमिक, बट वी हैव ऑल्सो सफर्ड द सेटबैक व्हेन इट कम्स टू अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अब करें क्या? अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि भाई वी नीड टू अलाइन हायर एजुकेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और देखो, क्वालिटी एजुकेशन खुद में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, विच इट कम्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, विच सेज दैट एवरीबडी शुड हैव द एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन ही प्रोवाइड कर देते हैं तो ये बाकी सभी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। बाकी गोल्स तभी अचीव हो पाएंगे अगर हम सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड दिस हिस्ट्री ऑफ गिविंग इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड इसमें अभी रिसेंटली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी इस हद में, इस एरिया में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहने वाली है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को देखते हुए ही बनाया गया है। इसमें हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर चेंजेस आए हैं, एंड स्पेशली जो हायर एजुकेशन है उसे प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि हायर एजुकेशन से हमें सोशल मोबिलिटी मिलती है। इट एम्पावर्स पीपल टू हैव सम क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिटिकल थिंकिंग, एंड जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयबल स्किल्स भी मिलती हैं। एंड इसे लेकर OECD जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उनका एक डाटा आया है विच सेज कि ऐसे लोग जिनके पास हायर एजुकेशन की डिग्री होती है, दे आर मोर एम्प्लॉयबल एंड दे अर्न एवरेज 54% मोर देन दोज हु हैव ओनली कंप्लीटेड द सीनियर्स एजुकेशन। ऐसे लोग जो सिर्फ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उनके कंपैरिजन में वो लोग जिनके पास हायर एजुकेशन डिग्री है, एक तो उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है और वो 54% ज़्यादा अर्न करते हैं एज कम्पेयर टू दोज जिनके पास सिर्फ सीनियर एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया है। अब इससे क्या है कि अब देखो, हायर एजुकेशन डिग्री मतलब यूनिवर्सिटी में आप गए। अब यहाँ पे इफ़ यूनिवर्सिटी में जो बच्चा चला गया है, जो पढ़ चुका है, जो एम्प्लॉयबिलिटी उसे मिली है, एम्प्लॉयमेंट मिली है, तो उससे पावर्टी कवर हो गई। अब जब एम्प्लॉयमेंट ही मिल चुकी है तो पावर्टी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, हंगर ख़त्म हो जाएगा, हेल्थ और वेलबींग इम्प्रूव होगी, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 क्या है? पावर्टी ख़त्म करनी है, वो ख़त्म हो जाएगी। 2 है हंगर नहीं होना चाहिए, हंगर ख़त्म हो जाएगा। गोल नंबर 3 है कि गुड हेल्थ होनी चाहिए, वेलबींग होनी चाहिए, वो मिल गई।
अच्छा, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी एजुकेशन से, हमारा गोल नंबर 5 अचीव हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि ओके, वी शुड हैव डिसेंट वर्क जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो भाई जब हमारे पास स्किलफुल यूथ होगा तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 अचीव हो जाएगा, और ओवरऑल जो इनइक्वालिटीज़ हैं हमारा गोल नंबर 10 वो रिड्यूस हो जाएगा। सिर्फ एक गोल पूरा करने से, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, जिसमें हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। यही बात इसमें बार बार स्ट्रेस किया गया है। फिर अगर कोई ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन लेवल तक जा रहा है, उसे अगर हम रिसर्च के साथ जोड़ दें, नॉलेज जो नई नई स्टडीज़ आ रही हैं वो अगर हम प्रोवाइड करें, तो इससे ऐसा बच्चा, एक ऐसा नागरिक इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे पास, चाहे वो क्लीन एनर्जी का चैलेंज हो, इसके ऊपर काम किया जा सकता है और हम गोल नंबर 7 अचीव कर लेंगे। सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को फॉर्म करना है, हम गोल 11 अचीव कर लेंगे। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के को लेकर अगर हमें डिसीजंस लेने हैं और काम करना है, हम हमारा गोल नंबर 13 अचीव कर लेंगे। तो पूरा क्या इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, हम उस पूरे पर्सपेक्टिव्स के ऊपर काम कर सकते हैं। We can even focus in the area how we produce, how we consume. We can have innovative startups, we can have some private companies जो कि सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रही है। सो ये इस एडिटोरियल का मेजर आइडिया है। फिर वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करो, उनके डे टू डे ऑपरेशंस को रैंक करो कि किस तरह वो ऑपरेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ को सस्टेनेबिलिटी एज अ मंत्र अडॉप्ट करना होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा उनकी स्ट्रैटेजीज में, उनकी टीचिंग में, रिसर्च में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि हम फुलफिलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। इट्स अ ब्यूटिफुल आर्टिकल, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू इट। नेक्स्ट वी हैव another article which talks about the father of India's green revolution, the Kisan Vigyanik of India, the Krishi Vigyanik of India, Professor Swaminathan. This news article highlights the contributions of Professor Swaminathan, who revolutionized India's agricultural science. We all know that after independence, India was going through a lot of challenges, and जिसमें से कि फूड शॉर्टेज एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ड्रॉट्स आ रहे थे, हमारे पास फूड शॉर्टेजेस थे, फेमाइंस चल रहे थे। तो उस टाइम पे प्रोफेसर स्वामीनाथन की कमिटमेंट से हमने एक पूरी एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरस कंट्री में इंडिया को बदल दिया। फूड शॉर्टेज से फूड सरप्लस कंट्री तक ले जाने का सफ़र प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने पूरा किया है, एंड इसीलिए हम राइटफुली उन्हें फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। सो इस आर्टिकल को आप स्टडी करेंगे। दिस वाज बेसिकली द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच ही हाईलाइटेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर स्वामीनाथन एंड हाउ हिज कंट्रीब्यूशन विल कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड इंडियंस। सो प्लीज़ टू रीड अबाउट इट। इसके बाद हमारे पास दूसरा आर्टिकल आ रहा है एमजी नरेगा को लेकर। आप देख रहे होंगे अगैन एमजी नरेगा बार बार न्यूज़ में आ रहा है। इट इज़ बेसिकली दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब आज न्यूज़ में आने की वजह क्या है कि जो इस साल फाइनेंशियल ईयर में उन्हें 60,000 करोड़ का जो बजट एलोकेट किया गया था, वो शॉर्ट हो चुका है। हालांकि जो एस्टिमेट्स आए थे उससे ऑलरेडी ये जो बजट था वो 33% कम था, and now this scheme is having the deficit of more than 6,000 करोड़। तो अब इसे लेकर ये कहा जा रहा है कोई बात नहीं कि वैसे भी जो ये स्कीम है ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, तो जितनी भी शॉर्टेजेस आ रही हैं इसे लेकर सप्लीमेंट्री ग्रांट एमजी नरेगा को दी जाएगी। तो मेरा आइडिया ये है कि आज इस आर्टिकल में हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रांट्स कैसी होती है, क्योंकि इस आर्टिकल में बार बार फोकस किया गया है कि हम सप्लीमेंट्री बजट देंगे, सप्लीमेंट्री ग्रांट देंगे। तो डिफरेंट तरह की ग्रांट्स होती हैं। जब हम देखो, आपने सुना होगा एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट,
supplementary grant, vote of credit, exceptional grant, token grant, the different kind of grants, और आप इसे काफ़ी डिटेल में अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं. एंड आपका भी जो वीकली करंट अफेयर होगा उसमें भी आप फोकस करेंगे कि कितने टाइप्स की ग्रांट्स होती हैं ना. क्योंकि इस आर्टिकल में सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात की है तो इस बात को समझें. This supplementary grant is granted when the amount authorized by Parliament for a particular service is found to be insufficient. कि भाई जब बजट आया था तो पार्लियामेंट ने सोचा कि इस एरिया को, इस सर्विस के लिए इतने बजट की ज़रूरत है, इस फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा इनको अलोकेट करना चाहिए. बट हुआ क्या, वो बजट इनसफिशिएंट हो गया. तो ऐसे केस में डिमांड को मीट करने के लिए जो ग्रांट दी जाती है उसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री ग्रांट. और इस केस में जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ही ब्रिंग सच एक्सेस टू द नोटिस ऑफ पार्लियामेंट. वो इस इशू को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं. सिमिलरली जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो एग्जामिन करते हैं कि ओके कितनी और एक्सेस ग्रांट की ज़रूरत है और वो पार्लियामेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं. तो उसके बेसिस पे एमजी नरेगा को अब सप्लीमेंट ग्रांट मिलेगी ताकि वो अपनी डिमांड को पूरा कर सके. बट योर जॉब डजंट एंड हियर. यू शुड नो अबाउट एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट एंड टोकन ग्रांट. मूविंग अहेड, आज के पेपर में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है. वेल वी ऑल नो दैट इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म प्रेजेंट है और ये हमारी सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा चैलेंज है. वेल हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जिस तरह से अफेक्टेड स्टेट्स में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है टू एंड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म 2014 से, जब से ये गवर्नमेंट आई है, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की पॉलिसी चल रही है. एंड जिसका रिजल्ट ये आया है कि 2022 में लोएस्ट लेवल ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वायलेंस हुई है. अगर पिछले 4 डिकेड्स को कंपेयर करें तो सबसे कम वायलेंस, सबसे मतलब बहुत डिक्लाइन हुआ है लेफ्ट विंग से रिलेटेड वायलेंस में, डेथ्स में, सिक्योरिटी पर्सनल्स की जो डेथ होती थी, सिविलियन डेथ्स जो होती थी, इसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने के लिए मिला है. एंड अगर ये ऐसे ही चलता रहा वी कैन टोटली एलिमिनेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इन नेक्स्ट 2 years. तो ये स्टेटमेंट हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने दी है व्हेन ही वाज रिव्यूइंग द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट स्टेट्स. नेक्स्ट अप वी हैव एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो एक लेटेस्ट स्टडी आई है जो कि ये कह रही है कि एम्फीबियंस के लिए क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग थ्रेट. तो ये स्टडी है ऑनगोइंग डिक्लाइन फॉर वर्ल्ड्स एम्फीबियन इन द फेस ऑफ एमर्जिंग थ्रेट्स. और ये स्टडी साइंटिफिक जर्नल आता है नेचर, उसमें पब्लिश हुई है. बेसिकली ये स्टडी हमारा एक ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट हुआ था, सेकेंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट, उसके ऊपर बेस्ड है. ये असेसमेंट एम्फीबियन लिस्ट अथॉरिटी जो कि IUCN की एक स्पेशल ब्रांच है, एम्फीबियन ब्रांच है, उन्होंने कंडक्ट किया था. अब ये रिपोर्ट कर क्या रही है, इस असेसमेंट में बेसिकली ये कहा गया कि 8,000 से ज़्यादा एम्फीबियन स्पीशीज़ आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट. एंड जिसको अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो 2 out of every 5 एम्फीबियन इज थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन. अगर 5 एम्फीबियंस आपके सामने हैं तो उनमें से 2 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो सकती हैं. एंड इन डाटास को अब जो हमारी IUCN की रेड लिस्ट आती है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, उसके अंदर पब्लिश किया जाएगा. इस रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि अगर हम 2004 से लेकर 2022 का टाइम पीरियड देखें तो जो थ्रेट्स हैं, क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स की वजह से 300 से ज़्यादा एम्फीबियंस एक्सटिंक्शन के लेवल तक पहुंच चुके हैं. एंड यहाँ पे मेनली क्लाइमेट चेंज एक मेजर थ्रेट रहा है इन स्पीशीज़ का चैलेंज बढ़ाने के लिए. बिकॉज एम्फीबियंस दे आर लार्जली सेंसिटिव टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट. अब क्लाइमेट चेंज की वजह से चेंजेस आ रहे हैं,
लेकिन जो एम्फीबियंस हैं दीज आर क्लाइमेट कैप्टिव्स, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। ऐसा एरिया सपोज करें कहीं पे हमारे पास एक्सट्रीम हीट, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है, टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। कहीं पे वाइल्ड फायर है, कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं, कहीं पे हरिकेन्स हैं, ये सब वो वनरेबिलिटीज़ हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज होती हैं। लेकिन ये क्लाइमेट कैप्टिव्स हैं, दे कैनॉट मूव वेरी फार, एंड जिसकी वजह से ये ज़्यादा वनरेबल हैं टू क्लाइमेट चेंज। और एक और इशू यहाँ पे आ रहा है विच इज़ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से 93% एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटन्ड हैं, राइट। सो याद रखेंगे ये डाटा, 2 out of every 5 amphibians are threatened with extinction. This shows the impact of climate change on amphibians. नेक्स्ट हमारे वर्ल्ड पेज पे दोबारा नरगिस मोहम्मदी का एक इंटरव्यू की कुछ ग्लिम्सेस रिटन हैं, जिनमें उन्होंने मेनली कहा है कि ये जो मूवमेंट चल रही है ईरान में, दिस इज़ कम्प्लीटली इरिवर्सिबल। इवन अर्बन एरियाज़ के बियॉन्ड, एजुकेटेड क्लासेस के बियॉन्ड ये मूवमेंट पहुंच चुकी है against the oppression, against the discrimination of the and the repression of the government, and especially जो women aided जो protest चल रहे हैं, इससे जो change आएगा that would be irreversible। तो आप इस न्यूज़ आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज इस पेज पे ये है कि रशिया might pull back from nuclear test treaty। ना ये न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी क्या है? दिस इज़ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं CTBT, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। देखो, हमारे पास ये यूएस और रशिया का डायमेंशन CTBT में चलता आ रहा है। अब हुआ क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है कि रशियन लॉ मेकर्स ये कह रहे हैं कि भाई हम ये जो CTBT है, जो कि ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, हमने इसे रेटिफाई किया है, बट वी विल रिवोक इट, वी विल कम आउट ऑफ दिस ट्रीटी। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा कंट्री है जिसने इस ट्रीटी को साइन तो किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया, जबकि रशिया ने साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है। तो अब क्योंकि यूएस ने इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया, तो अब रशिया भी ये कह रहा है कि हम भी इस अपनी रेटिफिकेशन को रिवोक कर देंगे। ये आज न्यूज़ आर्टिकल में कवर हुआ है। अब ये जो CTBT का टॉपिक है, ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या रही है CTBT की। हम यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने 1996 में इसे अडॉप्ट किया था, एंड ये जो CTBT है, ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा में इसे नेगोशिएट किया गया था। बेसिकली हर तरह की न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को यहाँ पे बैन किया गया है, एनीवेयर बाय एनीवन। एंड 1996 में इसे ओपन किया गया था फॉर सिग्नेचर, एंड उस टाइम पे 182 कंट्रीज ने उसे साइन किया था। रिसेंटली घाना ने इस ट्रीटी को साइन किया था। इस ट्रीटी को ज़ीरो यील्ड टेस्ट बैन कहा जाता है, कि भाई किसी भी लेवल का न्यूक्लियर टेस्ट, स्पेशली सुपर क्रिटिकल जो हाइड्रोन्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, उनको यहाँ पे बैन किया जाएगा। हाइड्रोन्यूक्लियर टेस्ट क्या होते हैं कि बहुत ही एक्सप्लोसिव शॉक जहाँ पे आता है। अब मेन प्रॉब्लम क्या हुई कि रशिया ने साइन भी कर दिया, रेटिफाई भी कर दिया, लेकिन यूएस ने रेटिफाई नहीं किया। एंड यू नो दैट द सिचुएशन बिटवीन रशिया एंड यूएस। अच्छा, देयर आर 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जिसने ना तो इसे साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है, ठीक है। इंडिया हैज इवन नॉट साइंड द ट्रीटी येट। तो अब क्योंकि रशिया ने किया था, नाउ रशिया इज सेइंग कि भाई हम हमारी रेटिफिकेशन को रिवोक कर देंगे। सो दिस वाज द अपडेट कमिंग फ्रॉम हियर। तो आप अपनी करंट अफेयर क्लासेस में, अपनी IR की क्लासेस में CTBT को ध्यान से फॉलो करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू।